हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भूमि साइंस फेयर। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने लीवर को डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल भी फ्लो देखा था कि जो सीक्रीशंस हैं वो कैसे कैसे आते हैं। उसको भी हम आज वापस से एक बार डिस्कस करेंगे। गॉल ब्लैडर क्या होता है? पियर शेप ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच करता है टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर बाय कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि जो लिवर की पीछे की साइड है उधर से ये अटैच करता है लिवर में। ठीक है, और किस टिश्यू से कनेक्ट करता है? कनेक्टिव टिश्यू से। तो क्या है ये पियर शेप का स्ट्रक्चर हो गया। देन अटैचेस टू द लिवर attaches to the liver from posterior side posterior side posterior side से ये अटैच करता है। ठीक है, by a connective tissue कनेक्टिव टिश्यू की मदद से जो लिवर का पीछे के साइड है वहां से ये अटैच होता है। और ये पियर यानी कि जो नाशपाती होता है ना उसकी तरीके की ये स्ट्रक्चर होती है। देन अगर हम देखें तो फंडस के पार्ट्स देखेंगे तो क्या हो गया? गॉल ब्लैडर जो होता है एक पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है। अटैच करता है लिवर की पीछे की साइड से। ठीक है, जो कि किससे करता है? कनेक्टिव टिश्यू से। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर। स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर। ये हो गया हमारा नेक पार्ट। देन ये हो गया बॉडी। ये हो गया फंडस। फंडस ठीक है, नेक्स्ट ये आ गई हमारी, ये दोनों हो गई हेपाटिक वेन। ये वाली हो गई हेपाटिक डक्ट। देन ये हो गई कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो गई ये वाली सिस्टिक डक्ट। ठीक है, और ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर। अगर हम इसको करना चाहें तो बाइल।
तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर। स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, हिपैटिक डक्ट जो होती है वो कहाँ से आती है, लिवर से। ठीक है, वो जाके कनेक्ट करती है किसको, हमारे गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। नेक, जहाँ से हमारी जो सिस्टिक डक्ट होती है गॉल ब्लैडर की अटैच होती है, जिसे हम नेक बोलेंगे। देन जो मिडिल पार्ट होगा, ठीक है, उसे वो बोला जाएगा बॉडी। देन जो एंड पार्ट होता है जहाँ पे जो हमारा मेनली जो हमारा बाइल होता है वो स्टोर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं फंडस रीजन। ठीक है, तो 3 पार्ट होते हैं, नेक, बॉडी और फंडस। ये 3 पार्ट होते हैं हमारे गॉल ब्लैडर के। देन इस जो अ, एक ही पाथवे है सिस्टिक डक्ट, जहाँ से जो बाइल है एंटर भी करता है और एग्जिट भी करता है, तो वो हो जाएगा सिस्टिक डक्ट। देन उसके बाद कहाँ जाता है, ये बना देता है कॉमन बाइल डक्ट, जहाँ से हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट का सिक्रीशन दोनों कहाँ आते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट जो है वो पेनक्रियाज में जाके ओपन होती है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे भी हम। तो 3 हो गए रीजन। अब जो फंडस पार्ट है, ये एक्सपेंडेड एंड, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड देखने को मिल रहा है। एनलार्ज एंड एक्सपेंडेड हम लिख सकते हैं, एनलार्ज एंड एक्सपेंडेड, ये हो गया। देन हम बोल सकते हैं, और जो बॉडी होता है ये मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होती है हमारी गॉल ब्लैडर का, गॉल ब्लैडर का मिडिल पार्ट हो गया। देन नेक जो होता है ये क्या है, कंटिन्यू विथ सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट से ही कंटिन्यू करता है। तो गॉल ब्लैडर के हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, नेक जो कि कंटिन्यू करता है सिस्टिक डक्ट के साथ, बॉडी जो कि मिडिल पार्ट होता है, फंडस जो कि एनलार्ज और एक्सपेंडेड पार्ट होता है जहाँ पे बाइल स्टोर होता है। सिस्टिक डक्ट ही क्या करती है, एंट्री और एग्जिट में हेल्प करती है बाइल डक्ट की। देन हिपैटिक डक्ट से जो हिपैटिक सीक्रेशंस आएंगे, सिस्टिक डक्ट से बाइल के जो गॉल ब्लैडर के सीक्रेशंस आएंगे, वो मिलके दोनों क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं जो कि पैनक्रियाज में एंटर करती है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर। इसके बाद हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर। हिस्टोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं। हिस्टोलॉजी 3 हो जाएंगे फिर से, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, मसल लेयर, मस्क्यूलर लेयर, नेक्स्ट थी सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। जनरल अगर हम ऐसे ही बात करें इसके अंदर, तो हमको यहाँ पे क्या देखने की, प्रोटेक्टेड लेयर हो जाएगी एक। ठीक है, देन मस्क्यूलर जो थी, इधर क्या था, इधर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर लेयर, जो सर्कुलर थी वो देखने को मिल रही थी। देन सब म्यूकोसा में कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स नॉट प्रेजेंट थी। म्यूकोसा क्या है, इधर ल्यूमन था प्रेजेंट, जो कि बहुत सारे म्यूकस सिक्रीशन में हेल्प कर रहा था ये। और देख लेते हैं इसको, पेरिटोनियम क्या है, कवर इंफीरियर सरफेस या कवरिंग, ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है यहाँ पे भी ये। ठीक है, हेल्प इन covering, covering and provide protection, protection। नेक्स्ट है मस्कुलर लेयर, जो क्या थी, ऑब्लिक मसल इधर प्रेजेंट होगी। और एक बार हमने और ऑब्लिक मसल का डिस्कशन किया था, वो कहाँ पे किया था हमने, स्टमक के अंदर। तो इधर 3 तरीके के हमको देखने को मिलेगी। इधर सिर्फ क्या रहेगा कि ऑब्लिक ही मसल देखने को मिलेगी, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर नहीं रहेगी। जो स्टमक था उसमें हमने डिस्कस किया था, ऑब्लिक थी, सर्कुलर थी और लॉन्गिट्यूडनल थी। इधर हमको सिर्फ ऑब्लिक मसल लेयर देखने को मिलेगी, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल देखने को नहीं मिलेगी। ऑब्लिक मसल लेयर, ठीक है, ये याद रखना है, ऑब्लिक मसल लेयर देखने को मिलेगी। देन आती है सब म्यूकोसा, जहाँ पे हमारे क्या रहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे, नर्व्स रहेंगे, नर्व्स रहेंगे और ब्लड वेसल्स रहेंगी। तो ये सब देखने को मिलेगा। देन म्यूकोसा, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, क्या करेगा, म्यूकस का सिक्रीशन करेगा, म्यूकस सिक्रीशन।
म्यूकस का सिक्रीशन करेगा। नेक्स्ट है डिस्प्ले small folds when gallbladder is empty and disappear when distended। ठीक है, जब एम्प्टी होता है तो इसके अंदर हमें कुछ फोल्ड्स देखने को मिलते हैं म्यूकोसा के ऊपर। जब एम्प्टी होता है तो हमें फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, फोल्ड्स अपीयर। और जब डिस्टेंडेड होता है, डिस्टेंडेड यानी कि भरा होता है, डिस्टेंडेड, फोल्ड्स डिसअपीयर यानी कि क्या हो गया स्टार्ट। देखो, पेरिटोनियम है जो कि कवरिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। मस्कुलर के अंदर सिर्फ हमको ओब्लिक मसल लेयर देखने को मिलेगी, लेकिन सब म्यूकोसा के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स और ब्लड वेसल देखने को मिलेंगे। सब म्यूकोसा के अंदर क्या है, म्यूकस का सीक्रीशन होगा। और जब जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर बाइल स्टोर नहीं होगा या बाइल प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे हमको फोल्ड्स देखने को मिलेंगे। और अगर डिस्टेंडेड यानी कि बाइल से भरा होगा तो वहाँ पे हमको फोल्ड्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हो गई हिस्टोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है, जो कि मैं बार एक फंक्शन, मेजर फंक्शन है जो कि मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है बाइल को। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। और फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर। फंक्शंस क्या होंगे, सबसे पहला फंक्शन ये हो जाएगा कि रिजर्वायर फॉर बाइल, रिजर्वायर फॉर बाइल यानी कि बाइल को स्टोर करके रखता है, रिजर्व करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ बाइल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू वॉल्स। क्या करता है ये, हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ बाइल सॉरी हेल्प इन कंसंट्रेशन of bile by adding water, by absorbing water, absorbing water from walls of gall bladder। क्या होता है कि जो गॉल ब्लैडर है वो क्या करता है, बाइल को कंसंट्रेट करता है। कंसंट्रेट कैसा होगा, उसके अंदर पानी ऐड करके। पानी ऐड कहाँ से होगा, जो गॉल ब्लैडर की वॉल्स होती हैं वो क्या करती है, जो वाटर है उसको अब्जॉर्ब करती है और बाइल को कंसंट्रेट करती है। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ स्टोर्ड बाइल। जो बाइल क्या करता है गॉल ब्लैडर, मैंने बताया था कि जो सिस्टिक डक्ट होती है वहीं से उसकी एंट्री भी होती है और एग्जिट भी होती है, यानी कि वहीं पे बाइल स्टोर भी होता है और वहीं से रिलीज होता है। तो स्टोर तो हमने कर लिया कि रिजर्वायर फॉर बाइल, यानी कि थर्ड क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ स्टोर्ड बाइल, रिलीज ऑफ स्टोर्ड बाइल। जो पहले से इकट्ठा करा हुआ बाइल है ना उसको रिलीज भी करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट है द मसल्स ऑफ द गॉल ब्लैडर contract by the hormone called cystokinin and the bile is secreted into the duodenum। क्या होता है कि अब हमको बाइल वापस बाहर, स्टोर्ड बाइल को हमको बाहर निकालना है, तो उसके लिए एक एंजाइम लगता है जिसको बोलते हैं कॉलसिस्टोकाइनिन। ठीक है, जो कि क्या करता है, जो गॉल ब्लैडर है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे क्या होता है जो बाइल है बाहर निकलता है और वो कहाँ जाता है, फिर डिओडेनम के अंदर। ठीक है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट with contract by hormone cholecystokinin जिसको हम क्या बोलते हैं, CCK। ठीक है, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट बाय हार्मोन cholecystokinin and and release bile into डिओडेनम में बाइल रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रोसेस ही क्या है,
आया बाइल आया हमारे पास, उसको हमने स्टोर किया, देन उसका क्या हुआ, कंसंट्रेशन हुआ वॉल्स ऑफ द गॉल ब्लैडर से, जिसके अंदर क्या हुआ, जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। उसके बाद हमको रिलीज करना है, कैसे होगा रिलीज, कोलसिस्टोकाइनिन आएगा, कोलसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन जो स्टोर्ड बाइल है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ पीएच ऑफ बाइल। ठीक है। गॉल ब्लैडर को जो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है बाइल के पीएच को, जिस अकॉर्डिंग है, यानी अगर उसको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से उसको मेंटेन करता है। अल्टर दी पीएच ऑफ बाइल। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का भी सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर इन बाइलरी सिस्टम, यानी कि एक प्रेशर जो होता है वो मेंटेन करके रखता है बाइलरी सिस्टम में। मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ऑफ बाइलरी सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ऑफ बाइलरी सिस्टम। तो क्या फंक्शंस हो गए, जो बाइल है उसको रिजर्व करके रखता है, और जो बाइल स्टोर्ड हुआ है उसको कंसंट्रेट करता है, कैसे, वाटर को ऑब्जर्व करके गॉल ब्लैडर की वॉल से। देन क्या होता है, कोलसिस्टोकाइनिन क्या करता है, हमें बाहर अगर निकालना है, रिलीज ऑफ स्टोर्ड बाइल, उसको बाहर निकालना है तो कैसे करेंगे, कोलसिस्टोकाइनिन जो एक हार्मोन है आता है, क्या करता है, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से जो बाइल है वो ड्यूटेरम में पहुंच जाता है। देन क्या करता है, जो पीएच है उसको मेंटेन करता है, देन क्या करता है, म्यूकस का सीक्रीशन करता है, और मेंटेन करता है प्रेशर को, जो बाइलरी सिस्टम का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट हम देखेंगे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर हम देखेंगे सबसे पहले। जो हमारा पैनक्रियाज होता है, ठीक है, पैनक्रियाज के चार पार्ट होते हैं, एक तो होता है हेड, एक होता है नेक, एक होता है बॉडी, बॉडी, और एक होता है टेल। ठीक है। जो हमारा पैनक्रियाज है इसके चार पार्ट देखने को मिलता है। ये जो पार्ट होता है ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है वो होता है हेड पार्ट, देन उसके बाद नेक पार्ट होता है, देन बॉडी, देन टेल। जो लास्ट पार्ट होता है वो टेल होता है। तो बॉडी, नेक, सॉरी, हेड, नेक, बॉडी, टेल, ये चार पार्ट्स देखने को मिलते हैं हमारे पैनक्रियाज के। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक, लीफ लाइक ऑर्गन है ये। लीफ यानी कि एक पत्ती के शेप की ऑर्गन है ये। ठीक है, दिख ही रहा होगा ये, एक जैसे दिख ही रहा है, एक लीफ है जिसकी वेन्स है, वेन्यूल्स है प्रेजेंट, है ना। तो ये एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है। ठीक है, ड्यूअल ऑर्गन होता है ये। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, ये एंडोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। तो हम इसको हेट्रोक्राइन ऑर्गन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन ऑर्गन है। क्यों हेट्रोक्राइन ऑर्गन क्या होता है,
बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ये दोनों प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट इसके हमने पार्ट डिस्कस कर लिए, हेड, नेक, बॉडी और टेल, ये 4 पार्ट हो गए। पिंकिश ग्रे ऑर्गन या ग्लैंड इसको हम बोल सकते हैं, ये कैसा होता है, पिंकिश ग्रे ऑर्गन और ग्लैंड होती है ये, पिंकिश ग्रे कलर की ग्लैंड या ऑर्गन हम इसको बोलेंगे। देन इसका जो वेट होता है वो 60 ग्राम्स होता है, वेट जो होता है वो 60 ग्राम्स होता है, 60 ग्राम्स रहेगा। देन इसकी लेंथ जो रहेगी 12 से 15 सेंटीमीटर रहेगी, 12 से 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है लोकेशन, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में देखने को मिलेगा, राइट हैंड साइड की तरफ। लोकेशन, लोकेशन ये रहेगी प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के राइट हैंड साइड में हमको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है, ठीक है, हेट्रोक्राइन ऑर्गन होता है, इसके पास दोनों प्रॉपर्टी रहेंगी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इसके हमको 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल, ये 4 पार्ट्स होते हैं इसके। ये एक पिंकिश ग्रे कलर का ऑर्गन या फिर ग्लैंड होता है, ठीक है, इसका जो वेट होता है वो 60 ग्राम्स होता है, लेंथ होती है 12 से 15 सेंटीमीटर। लोकेशन जो होती है राइट हैंड साइड के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में हमको ये देखने को मिलता है, और ये जो जाके फिक्स कहाँ होता है, जो सी शेप का ड्यूडेनम होता है वहां पे ये फिक्स होता है। ठीक है, देन इसके हम जो पार्ट्स है उसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार, इधर ही। ठीक है, जो हेड पार्ट होता है लाई ऑन सी शेप कर्व ऑफ ड्यूडेनम, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगी, हमारी ड्यूडेनम प्रेजेंट रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगा, ड्यूडेनम का कर्व प्रेजेंट होगा और ये इसमें फिक्स रहेगा, जैसे मैंने बोला। नेक कनेक्ट टू हेड एंड बॉडी, नेक क्या करेगा, हेड और बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। देन क्या है, बॉडी बिहाइंड द स्टमक, ये वाला पार्ट जो तो बॉडी पार्ट होता है ये किसके, स्टमक के पीछे होता है, ये लोकेटेड, लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, बिहाइंड द स्टमक के पीछे हमको कौन सा पार्ट देखने को मिलेगा, बॉडी, बॉडी रीजन जो है हमको कहाँ देखने को मिलेगा, बिहाइंड द स्टमक। नेक्स्ट है टेल, टेल जो है एंटीरियर टू लेफ्ट, एंटीरियर टू लेफ्ट किडनी, एंटीरियर टू लेफ्ट किडनी एंड रीचिंग अप टू हाइलम ऑफ स्प्लीन। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो टेल है वो लेफ्ट किडनी के आगे की तरफ प्रेजेंट होगी। लोकेशन, लोकेटेड, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी के सामने जो टेल पार्ट होगा, ठीक है। बॉडी कहाँ होगा, इसके जो ड्यूरेनम है उससे सी कर्व से अटैच रहेगा। नेक क्या करेगा, हेड और बॉडी को अटैच करेगा, बॉडी जो है स्टमक के पीछे की तरफ होगा और जो टेल है वो लेफ्ट किडनी के आगे की तरफ रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे पेनक्रियाटिक डक्ट वाला ना, पेनक्रियाटिक डक्ट डिस्कस करेंगे। फिर से यही डायग्राम बनाते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, दो तरीके की पेनक्रियाटिक डक्ट देखने को मिलेंगी हमको, एक है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और एक है एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और
एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, जो ठीक है, इसका डायग्राम क्या हो जाएगा फिर? ये हो गई हमारी कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये वाली हो गई मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं क्या? वीसम डक्ट। वीसम डक्ट। नेक्स्ट है एसेसरी डक्ट, जो कि कनेक्ट करती है इधर से है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एसेसरी डक्ट। एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम बोलेंगे सेंटरोनी डक्ट। सेंटरोनी डक्ट। सेंटरोनी डक्ट। और ये हो गया ड्यूडेनम। तो हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट। तो पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो दो तरीके की देखने को मिलेगी, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। अब जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो जो हम पढ़ते आए हैं आज तक, उसको हम बोलेंगे मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये जो आ रही है। ठीक है, देन इसको हम क्या बोल सकते हैं? जो वीरसंस डक्ट भी बोल सकते हैं। देन अगर हमको जो नई वाली जो डक्ट देखने को मिल रही है वो है एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट को हम सेंटेरोनी डक्ट भी बोलते हैं, जो कि आपको एक कर्व दिख रहा है छोटा सा। ये क्या करती है? प्रेशर को रिड्यूस करती है। रिड्यूसेस द प्रेशर। रिड्यूस क्यों करना है प्रेशर को? अब क्या हो रहा है कि जो सीक्रीशंस है वो बाइल कॉमन बाइल डक्ट से भी आ रहे हैं और पैनक्रियाटिक, तो एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है जिसको क्या करता है, ये एक पाथवे बना देता है जिसकी वजह से वो जो प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाता है। तो दो तरीके की डक्ट रहेंगी, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जिसे हम वीसंस डक्ट बोलेंगे, एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट जिसे हम सेंटेरोनी डक्ट बोलेंगे, जो कि प्रेशर को रिड्यूस करेगी। ठीक है, ये हो गया पैनक्रियाटिक डक्ट। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। इसके बाद एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, एम्पुला ऑफ वेटर पे क्या जाएगा? जो सारे सीक्रेशंस आएंगे कॉमन बाइल डक्ट से, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट या एसेसरी डक्ट से, वो कहाँ मिलेंगे? हमारी सारी सीक्रेशन वो मिलेंगे एम्पुला ऑफ वेटर पे। एम्पुला ऑफ वेटर जो है ये बल्जी पॉइंट जो है, ठीक है, इधर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, वो क्या करेगा? या फिर हिपैटो पैनक्रियाटिक, सॉरी हिपैटोड्यूडेनो स्फिंक्टर। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? हिपैटो, जिसको हम बोल सकते हैं ड्यूडेनो, ड्यूडेनो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर या फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और स्फिंक्टर्स ऑफ ओडाई। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ड्यूडेनो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर या फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो कि क्या करता है? सारी सिक्रीशंस को बैक फ्लो से या किसी भी चीज से प्रिवेंट करेगा। देन वो कहाँ एंटर कर जाएंगे? हमारे ड्यूडेनम में।
ड्यूडेनम में जाके वो सिक्रीशंस होंगी, फिर वो डाइजेशन में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाटिक जूसेस अभी हमने देख ली डक, तब उसमें पैनक्रियाटिक जूसेस यानी कि उनकी कंपोजिशन क्या होती है पैनक्रियाटिक जूसेस की। पैनक्रियाटिक जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। अब जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस के अंदर हमें मैं तो लिख रही हूँ एंजाइम्स हमको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से एंजाइम देखने को मिलेंगे और वो किसका डाइजेशन में उनका क्या क्या रोल होगा, कहाँ उनका रोल होगा, ठीक है, किस किस चीज़ों का डाइजेशन कराएंगे। तो एंजाइम हम देखेंगे, ट्रिप्सिनोजन देखने को मिलेगा, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन देखने को मिलेगा और काइमोट्रिप्सिनोजन देखने को मिलेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये दो देखने को मिलेंगे जो कि क्या कराएंगे, डाइजेशन कराएंगे प्रोटीन का। प्रोटीन का डाइजेशन कौन कराएगा, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। देन है अमाइलेज, अमाइलेज हमको देखने को मिलेगा जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएगा। नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगा लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, लिपिड का डाइजेशन कराएगा। तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कराएंगे, अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का कराएगा, लाइपेज जो कि लिपिड का डाइजेशन कराएगा। इसके बाद हम देखेंगे स्प्लीन। स्प्लीन एक टॉपिक है छोटा सा, उसको भी देख लेते हैं। स्प्लीन में ज्यादा कुछ नहीं है, ये क्या है, एक लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे, ये क्या है, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये पर्पल रेड होता है कलर के अंदर, पर्पल पर्पल रेड इन कलर, पर्पल रेड होता है कलर के अंदर, ठीक है। अगर हम देखिए इसके फंक्शंस देखते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले इसके फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस क्या हो जाएंगे इसके, फिर इसका हम स्ट्रक्चर देख के एंड करेंगे। फंक्शंस क्या हो जाएंगे, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करेगा, फेगोसाइटोसिस, ठीक है, उनको मतलब ये खुद के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। फेगोसाइटोसिस डिस्ट्रॉय द ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, मेजरली इरिथ्रोसाइट्स, ये क्या करता है, जो इरिथ्रोसाइट्स और जो प्लेटलेट्स हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। क्या करता है, फेगोसाइटोसिस में प्लेटलेट्स और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है ये। स्टोर ऑफ ब्लड, स्टोर ब्लड, ब्लड को स्टोर करता है, इसलिए हम इसको ब्लड बैंक भी बोल सकते हैं, ब्लड बैंक, ठीक है। स्टोर ब्लड, इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है, इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या करता है, हीमोपोइसिस यानी कि in fetal life spleen produce all types of blood cell, but in adults it only contain lymphocyte and hemopoiesis occur only in red bone marrow, यानी कि क्या करता है, हीमोपोइसिस करता है ब्लड का, हीमोपोइसिस, यानी कि जब जो हमारी चाइल्ड या फिर इन्फेंट स्टेज होती है वहां पे क्या होता है, जो हीमोपोइसिस होता है वो स्प्लीन के अंदर होता है
और अडल्ट स्टेज में जो है हीमोपोइसिस वो हमको देखने को मिलता है बोन मैरो के अंदर। तो यहाँ पे ये हीमोपोइसिस में हेल्प करेगा, फैगोसाइटोसिस ब्लड को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, और जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी देखने को मिलेगा। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। फाइलम हो गया, ये कैप्सूल, कैप्सूल। नेक्स्ट है ट्रेबिक्युलाई, ट्रेबिक्युलाई, ट्रेबिक्युला। देन रेड पल्प, रेड पल्प हो गया यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे वाइट पल्प देखने को मिलेगा, वाइट पल्प। और ये भी स्प्लीनिक वेन, स्प्लीनिक वेन। और ये हो गई स्प्लीनिक आर्टरी। ये दो दो अलग अलग जाती हैं। ये हो गई स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन, स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन में क्या है कि ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि पर्पल रेड कलर का होता है। तो इसके ना दो पल्पी पार्ट देखने को मिलेंगे, एक रेड पल्प जो कि बाहर की तरफ होता है और एक वाइट पल्प जो कि अंदर की तरफ हमको देखने को मिलता है। तो दो तरह के पल्प्स होंगे, रेड और वाइट। रेड वाला बाहर की तरफ, वाइट वाला अंदर की तरफ। देन ट्रेबिक्युलाई, ये फोल्ड्स होते हैं जो अराउंड हमारी स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन के अराउंड एक फोल्ड बनता है, और जो बाहर की कवरिंग है उसको कैप्सूल बोलेंगे। अब इधर से स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन एंटर करती है। तो ये वेन और आर्टरी जो कि किससे कवर है, हमारी कैप्स ट्रेबिक्युलाई से। ट्रेबिक्युलाई जो है वो वाइट पल्प है, देन जो कैप्सूल है वो रेड पल्प है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन। और हाइलम जो है ये एंड है जहाँ पे क्या है कि जहाँ पे हमारी जो स्प्लीनिक आर्टरी और ये सब जिस एंड से, जिस पॉइंट से एंटर करी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइलम, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। So thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe to my channel. और आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।